दर्द ए इश्क पार्ट 14। बंटी इधर गोली चलाता है, उधर दूसरी ओर से भी गोली चलने की आवाज आती है, जिस वजह से गोली विकी के सीने के बजाय दांगे हाथ में लगती है। विकी और बाकी सब दूसरी ओर देखते हैं तो विकी का दोस्त सुल्तान खड़ा था और बंटी जमीन पर पड़ा हुआ था। पांव में गोली लगने की वजह से वह जब गोली वाली दिशा में देखता है तो सुल्तान को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। सुल्तान विकी की ओर देखते हुए, तुम ठीक हो? विकी सिर को हाँ में हिलाते हुए, बिल्कुल, और क्या हुआ है, बस हाथ में से खून बह रहा है। सुल्तान मुस्कुराते हुए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विकी, वैसे शुक्रिया इतनी जल्दी आने के लिए। सुल्तान, आता कैसे नहीं, आखिर तुमने जो बुलाया था। सुल्तान अपने दोस्त और दुश्मन को कभी नहीं भूलता, बंटी के मुंह पर पैर रखते हुए। विकी सिर हिलाते हुए, हामी भरते हुए। सुल्तान अपने आदमी को इशारे से बंटी के आदमी को ले जाने के इशारा करता है। बंटी को कोलार से घसीटते हुए सोफे के नजदीक ले जाकर जमीन पर पटकते हुए सोफे पर बैठते हुए तो शैतानी मुस्कुराहट के साथ, बंटी भाई, मुझे सच में नहीं पता था कि ये लोग आपके खास हैं, वरना मैं कभी ये गलती नहीं करता। सुल्तान हंसते हुए, बंटी मादरचोद हो तुम, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पीछे बगावत करोगे और सुल्तान को पता भी नहीं चलेगा। बंटी गिड़गिड़ाते हुए, भाई सच में कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस सुपारी मिली थी, बस अच्छी रकम थी इसीलिए। सुल्तान बंटी के बाएं हाथ में गोली मारते हुए, ये ड्रामा बंद करो, मुझे नफरत है जब ये झूठ मूठ का नाटक करते हो और पीठ पीछे मुझे ही हटाने का प्लान कर रहे हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं खाली खोपड़ी लेकर ये धंधे को चला रहा हूं और फिर इसे विकी की ओर बंदूक से इशारा करते हुए हाथ लगाने की गलती की। बंटी सिर से पांव तक पूरा पसीने से भीग रहा था, मानो जैसे सुल्तान ना होके सामने यमराज बैठा हो। उसके मुंह से लफ्ज भी नहीं निकल रहा था, जैसे लकवा लग गया हो। विकी, सुल्तान अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो एक बात पूछूं इससे। सुल्तान हाथों से इशारा करते हुए, बिल्कुल, जब तक मैं सोचूं कि किस तरह से इसे मौत दूं, तुम्हें जो भी सवाल पूछने हैं पूछ सकते हो। विकी, तुम्हें किसने सुपारी दी हमें मारने की? बंटी, वो मैं नहीं बता सकता, ये हम सभी का उसूल है। सुल्तान सोच लो, अगर तुम मर गए तो फिर ऐसे राज रखकर भी क्या फायदा। बंटी, भाई आप जानते हैं हम ये नहीं बता सकते। सुल्तान जोर जोर से हंसते हुए, मानो जैसे बंटी ने कोई मजाक की बात की हो। वाह रे चुत, ये सारे रूल्स याद है, लेकिन जिसने तुझे ये सब सिखाया उसने एक और बात कही थी कि गद्दारी यानी मौत, वह बात भी याद होगी। विकी, बंटी अगर तुम सच बताते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि सुल्तान तुम्हें यहां नहीं मारेगा। सुल्तान विकी आंखों के इशारे से सुल्तान को समझाते हुए, बोलो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इस घर से सही सलामत बाहर ले जाया जाएगा। बंटी, ठीक है, मुझे मंजूर है। तभी सुल्तान बंटी के दूसरे हाथ में भी गोली मारता है। सुल्तान, ओह, मेरा ध्यान ही नहीं गया, कब गोली चल गई। अब क्या है ना, मुझे और मेरी बंदूक को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जिसका कोई ईमान नहीं हो। विकी, बोलो बंटी। बंटी हाथ को पकड़कर खून रोकते हुए, मुझे एक कॉल आया था प्राइवेट नंबर से और पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि उन लोगों को ऐसी क्या दुश्मनी की एक इंसान की बजाय पूरे परिवार को मारने को कह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने 100 खोखे की बात की तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं पूछा और हाँ कर दी। वैसे भी भाई को मुझ पर शक था तो मैं अपना अलग गैंग बनाने की सोच ही रहा था। मैंने सोचा तुम्हारे परिवार को मारकर मेरा अपना नाम भी हो ही जाएगा। सुल्तान हंसते हुए, हाँ, अबे भोंसड़ी के तुझसे बड़ा चुतिया आज तक नहीं देखा। तुझे क्या लगा एक बड़ा मर्डर करके तू मुझे टक्कर दे पाता? कितना भोला है रे तू। विकी नाम पता है? बंटी एक लड़का और लड़की थे जिनसे मेरी बात हुई थी 2-3 बार। लड़के ने अपना नाम आर बताया और लड़की ने एस बस, उसके अलावा कुछ नहीं बोला। और वैसे भी हमारा काम सिर्फ पैसों से है, चाहे फिर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। सुल्तान रंगा चिल्लाते हुए, तभी एक आदमी आता है, ले जाओ इसे, हमें सही सलामत पहुंचाना है, तो इसे एक खरोंच भी आई तो तुम्हारी आखिरी सांस होगी। रंगा सिर को हिलाते हुए बंटी को ले जाता है। विकी सोचते हुए, शुक्रिया यार। सुल्तान बंदूक को कमर के साइड में रखते हुए, अबे चल, तू जानता है सुल्तान जब दिल में जगह देता है तो फिर चाहे जो भी वो साथ खड़ा रहता है
तुम बुरा करो या अच्छा। विकी मुस्कुराते हुए, अब मुझे क्या पता था कि किसी को एक बार बचाने से कोई इतना ज्यादा खास बन जाता है। सुल्तान, मेरा तो ऐसा ही है, और वैसे भी मेरे काम में बहुत कम ही लोग हैं जो मुझे मारने का प्लान नहीं कर रहे। तो अच्छा ही है कि तुम मेरे खास इंसान में से हो। कम से कम मुझे ये तो डर नहीं रहेगा कि तुम भी मुझे मारने की साजिशें करोगे। विकी गहरी सांस लेते हुए, मैंने तो पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूं, कभी भी तुम बाहर आना चाहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करते हुए मिलूंगा। सुल्तान फीकी मुस्कुराहट के साथ, हमारी दुनिया में जब तुम एक बार आ जाते हो तो वापस लौटने का रास्ता नहीं है। या तो ऐसे जियो या फिर गीदड़ की मौत मरो। आज ही देख लो, क्या होता अगर मैं एक शरीफ इंसान होता तो? मैं कुछ उखाड़ नहीं पाता, ना ही लोगों को बचा पाता जो मेरे खास हैं। विकी, खैर ये छोड़ो, कितने दिनों तक रुके हो इंडिया में? सुल्तान, बस 1 हफ्ते तक। विकी, तो फिर तुम यहीं पर रह रहे हो? सुल्तान मुस्कुराते हुए, मैं आम इंसान नहीं हूं विक्रम ठाकुर, तुम क्या अपनी मुसीबत बढ़ाना चाहते हो? विकी, वो सब देखा जाएगा, मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ करवाता हूं, अपने हाथ को पकड़ते हुए। सुल्तान, पहले तुम अपना इंतजाम करो, वरना जहर पूरे बॉडी में चढ़ जाएगा, मेरी खातिरदारी बाद में करना। विकी सिर को हाँ में हिलाता है, तभी धर्मानंद आता है। उसके आसपास डॉक्टर खड़े थे। विकी सोफे पर बैठता है कि तभी डॉक्टर उसके इलाज शुरू करते हैं। सुल्तान, चलो अब मैं चलता हूँ, बंटी को भी ठिकाने लगाना है। विकी, सुल्तान वापस आने वाले हो? सुल्तान मुस्कुराते हुए, देखता हूँ, अगर खेल में मजा नहीं आया तो शायद आऊंगा। और हाँ, डॉक्टर की ओर देखते हुए, ये आज की बात अगर किसी को भी पता चला तो किसी के भी बीवी बच्चे जिंदा नहीं मिलेंगे, तो ये बात यहीं दफन रहे हो तो बेहतर है। डॉक्टर कांपते हुए हाथों से सिर को हाँ में हिलाते हैं। सुल्तान मुस्कुराते हुए विकी को जाते हुए हाथ से बाएं कहते हुए चला जाता है। धर्मानंद विकी की ओर देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे कि वह सुल्तान को कैसे जानता है, और तो और सुल्तान का इतना करीबी कब बन गया। विकी अपने डैड को कुछ कहे बिना ही अपने कमरे की ओर चला जाता है। जब वह दरवाजे की कुंडी खोलता है तो देखता है तान्या सामने चेयर पर बैठे बैठे ही सो गई थी, और सुजैन भी गहरी नींद में थी। वह धीमे कदमों से बालकनी की ओर चला जाता है। वह चेयर पर बैठते हुए अपनी जेब में से सिगरेट निकलते हुए जलाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से वह सिगरेट जला नहीं पा रहा था। वह फिर भी जैसे तैसे करके सिगरेट जला लेता है। बालकनी से जब कमरे की ओर देखता है तो तान्या अपने सिर को हाथ के सहारे सोई हुई थी। वह एक ही नजरों से तान्या की ओर देखे जा रहा था, मानो जैसे आंखों से उसे लाखों सवाल जो उसके मन में उठ रहे हैं वह पूछ रहा था। जो आकर्षण उसके प्रति हो रहा है, जो उसने रेहान ने मारने की साजिश की, और तो और उसका स्तुति से क्या ताल्लुक है। मानो वह तान्या को नींद से उठाकर सामने बिठाकर सारे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन फिर उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही, क्योंकि ये बात सच निकली कि स्तुति जिंदा है, तो फिर यह बात भी उतनी ही सच है कि आज उसने तान्या और रेहान के साथ मिलकर विकी को चोट पहुंचाना चाहती थी। ये बात विकी को चाहकर भी हजम नहीं हो रही थी कि उसकी स्तुति उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकती है। आखिर ऐसी तो कौन सी गलती कर दी कि स्तुति उससे इतनी हद तक नफरत कर बैठी है और विकी की जान लेना चाहती है, और इतनी जांच पड़ताल के बाद भी उसका कोई पता नहीं कर पा रहा है। विकी ये जानते हुए भी कि आज उसे मारने का प्लान किया गया है, फिर भी वह अपनी जान को जोखिम में डालना चाहता था कि शायद स्तुति को देख पाए, कि शायद वह आ जाए विकी के सामने, शायद एक बार उसे उन सारे पल की याद आ जाए और वह सब रोकने आ जाए। लेकिन वह नहीं आई, इस बात के बावजूद कि विकी आज मर भी सकता था। जब विकी को खबर मिली थी कि ऐसी कोई साजिश हो रही है, पहले तो मानो जैसे उसे यकीन नहीं हुआ, और फिर उसने अपने एक भी आदमी को कुछ भी हरकत ना करने के लिए कहा, मानो जैसे वह जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने के लिए तैयार था कि शायद चोट देखकर ही स्तुति वापस एक बार लौट आए। लेकिन फिर सुल्तान, ऐसा कुछ हो उससे पहले ही उसने संभाल लिया, जबकि सुल्तान को तो सिर्फ उसके परिवार को बचाने के लिए कहा था। लेकिन ना जाने क्यों हर बार एक नया मोड़ ले लेती है जिंदगी। विकी सोचते सोचते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह एक ही नजर से तान्या की ओर देखे जा रहा था,
और उसकी सिगरेट भी बुझ चुकी थी। वह बुत बने हुए मानो ख्यालों के भंवर में डूबा हुआ था। जब तान्या अपनी आंखें खोलती है तब उसे अपनी हालत का भास होता है, लेकिन फिर भी अपनी नजर तान्या से हटा नहीं पाता, मानो जैसे खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तान्या आश्चर्य में कि विकी यहाँ क्या कर रहा है, और विक्रम सवालों के साथ क्यों, आखिर क्यों? दोनों के मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन ना तो तान्या कुछ बोल पा रही थी और ना ही विक्रम। जब सूजी विकी को आवाज देती है तब विकी अपनी नजर तान्या से हटाते हुए सुजैन की ओर देखता है। सूजी, विकी तुम सोए नहीं अभी तक? विकी गला साफ करते हुए, नहीं, वो कुछ काम था इसलिए तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सूजी सिर को हाँ में हिलाते हुए फिर से सो जाती है। विकी सूखे होंठ पर जीभ फेरते हुए नरमाश बनाने की कोशिश करते हुए तान्या की ओर देखता है। तान्या, मैं चलती हूँ। इतना कहते ही वह रूम से हड़बड़ाते हुए चली जाती है। विक्रम कुछ बोल नहीं पाता, बस जिस दरवाजे से तान्या गई थी वहीं देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए टेबल से फोन उठाते हुए कॉल करते हुए कहता है, हेलो, वो अभी अभी मेरे घर से निकली है। अगर स्तुति के बारे में और ये दोनों उससे मिले तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना, और हाँ, मुझे पल पल की खबर चाहिए। ठीक है। विकी कॉल काटते हुए बस सोचता है, जल्द ही मिलेंगे, चाहे फिर तुम चाहो या ना चाहो। मुझे काफी बातों के जवाब चाहिए और सवालों के जवाब किसी भी तरह जानने हैं, चाहे फिर मुझे खुद को ही क्यों ना दांव पे लगाना पड़े, वह भी करूंगा। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले सौंपता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें जान ही चाहिए मेरी, तो फिर तुम्हें खुद अपने हाथ से लेनी होगी स्तुति। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे अपने हाथों से मुझे खुद से दूर करना चाहती हो। इंतजार रहेगा मुझे इस वक्त का, जिस वक्त या तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी या फिर पालोगी। अब और हिम्मत भी नहीं और सब्र भी खत्म हो रहा है स्तुति। और फिर मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कौन सा गुनाह किया है जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। खैर, अब मुझे कोई शिकवा भी नहीं है, क्योंकि शायद मैं इसी के लायक हूँ, तभी तो तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए ऐसी साजिश कर रही हो। पर स्तुति, ये विक्रम ठाकुर का वादा है। जिस तरह से मैंने तुम्हें प्यार किया था और तुम्हारे फैसले को दिल से माना था, तुम्हारा ये फैसला भी मैं खुशी खुशी कबूल करता हूँ। तुम जो कर सकती हो करो, जितनी चोट पहुँचानी है पहुँचाओ, पर हो सके तो लौट आओ। देर हो जाए उससे पहले लौट आओ, क्योंकि अब मैं अपने सब्र के अंतिम पड़ाव पर हूँ स्तुति। इससे पहले मैं खुद को खो दूं, लौट आऊं, क्योंकि एक बार जब मैं ये आस छोड़ दूंगा फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा स्तुति, एक बार। इतना कहते ही वह स्तुति के पुराने नंबर पर वॉइस मैसेज भेज देता है। एक आखिरी बार बालकनी के बाहर का नजारा देखता है। गहरी सांस लेते हुए वह बस चाहता था कि किसी तरह ये मैसेज स्तुति तक पहुंच जाए। काश उसका नंबर चालू हो और वह ये मैसेज सुन ले। विकी आसमान की ओर आखिरी बार देखते हुए अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।